मोदी जी दुनिया के तमाम देश, चाहे वो ग्रीस हो, ब्रिटेन हो, साउथ अफ्रीका हो, नाइजीरिया, पाइजीरिया, कुवैत, कहीं भी जाते हैं सम्मान लेकर आते हैं। बस एक जगह नहीं जाते हैं। आप बताएंगे कहां नहीं जाते हैं? मणिपुर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी मणिपुर? मणिपुर में तो जाने का वीजा भी नहीं लगता है। मणिपुर में जाने के लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है, 2 साल से जल रहा है। लड़कियां, महिलाएं, बच्चे आज भी रिलीफ कैंप में 60-65 हजार लोग रह रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार वहां जाना जरूरी नहीं समझा, एक बार शांति की अपील नहीं की। ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? ये बात कैसे पचाई जाए? ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? तो मोदी जी को सम्मान मिले, अच्छी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देती हूं। लेकिन उसी मुबारकबाद में मैं उनसे पूछती हूं, मोदी जी मां से मुबारकबाद, मां से मणिपुर कब जाइएगा? कोई और सवाल? जी। 25 तारीख को 25 दिसंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी खजुराहो में केन बेतवा लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिससे वहां के किसानों को क्या लाभ होगा और आपके कांग्रेस कार्य को किस दिशा में देखिए? मैं किसानों की, क्योंकि आपने बात छेड़ दी, तो ये स्थानीय मुद्दा है। किसानों को क्या लाभ होगा या क्या नहीं होगा या उनको क्या नुकसान हुआ है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन किसानों की बात ना बीजेपी को जोड़ के मत करिएगा। आप भी ये पाप करना बंद कर दीजिए। इस देश में एक किसान 28 दिनों से आमरण अनशन पे है, उनके अंग फेल हो रहे हैं, दगलीवाल। इस सरकार ने उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा है। आपके मामा जी जो अब कृषि मंत्री बनकर बैठे हुए हैं देश में, जब इस देश का किसान देश की राष्ट्रीय राजधानी आना चाहता था, उसके रास्ते खुदवाए गए, उन पर आंसू गैस के बम गोले छुड़वाए गए। तो ये किसानों की बात कैसे करेंगे? अरे ये अडानी की सरकार है, ये अडानी के लिए किसानों का दमन करती है, उनके कानून बदलती है, काले कानून लाती है। किसानों से मोदी जी का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी का मतलब एक आदमी से है और वो है गौतम अडानी जी। किसानों के हित में बात करती है, आपने बोला, लेकिन अब चुनाव हरियाणा आप हार गए, महाराष्ट्र आप हार गए, तो हार गए फिर आप बात करते कहां? तो क्यों हम अगर हार गए तो हम हित की बात करना छोड़ दें? मेरा अपना मानना है कि चुनाव जीते और चुनाव हारे बहुत सारे कारणों के साथ आते हैं, एक अकेला कारण नहीं होता है। और जिस तरह के नंबर्स, जिस तरह के वाक्य, जिस तरह के बार बार नियम बदलने के, वोट प्रतिशत बदलने के मामले सामने आए हैं, मुझे लगता है कि उन दोनों जो वर्डिक्ट है, जो नतीजे हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी फ्राइडे इवनिंग को 20 दिसंबर की शाम को सरकार ने चुनाव संचालन नियम बदल दिए। क्यों बदल दिए? अब अगर देश का कोई व्यक्ति चाहे तो वो चुनाव संबंधित कोई भी कागजात नहीं देख सकता, जैसा कि पहले वो कर सकता था। क्यों? क्या छुपाना चाहते हैं आप? क्यों आपको पारदर्शिता से परहेज है? अगर लोकतंत्र में जनता अपने चुनाव के कागज नहीं देख सकती है तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? और अगर आपको यह निर्णय लेना था तो इतना छुप कर, इतना दुबक कर क्यों लिया गया? क्या आपको इस पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? क्या आपको बाकी दलों को नहीं बुलाना चाहिए था? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? जो भी गुप्त है वो गोपनीय है, मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे वक्त पर जब चुनाव आयोग की साख पर इतना बड़ा सवाल उठा हुआ है, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज हो, चाहे वो वोटिंग लिस्ट में लोगों का नाम घटाने की बात हो, चाहे वो पारदर्शिता पर चुनाव आयोग का बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया हो, ऐसे में आपने क्यों बदल दिए कानून? तो मैं तो आपकी बात का जवाब ये कह के दूंगी कि मुझे तो बहुत अस्वीकार्य है रिजल्ट एट बहुत सारे लेवल पर। लेकिन कोई भी चुनाव एक मुद्दे से न जीतते हैं न हारते हैं। ऐसे कह के फिर तो हम झारखंड में जीत गए तो क्या वहां का किसान हमारी बात मान गया? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन जिन 2 जगहों की आपने समीक्षा करने, मुझे बोलने को करी, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो रिजल्ट स्वीकार्य है। क्योंकि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वहां गए थे, वो तो कुछ और कह रहे थे, हमारा फीडबैक कुछ और था, पूरी तरह से चुनाव अलग लग रहा था। और जब नतीजा ऐसा आता है तो समझ में नहीं आती कुछ बातें। इस देश में जितने वोट पड़ रहे हैं उससे ज्यादा गिने कैसे जा रहे हैं? ये सारी बातें तो पूछी जाएंगी ना चुनाव आयोग से। और क्योंकि आप पूछे तो आपके अधिकार को ही खत्म कर दिया गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब आप कागज भी नहीं ले सकते हैं जो आप पहले ले सकते थे। Let him just come, I'll come to you.
बीजेपी के पुरखों ने, आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के पुतले फूके, उनके संविधान की प्रतियां जलाई, उनके गुरु गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, सावरकर ने कहा बाबा साहब पत्ते के बराबर नहीं है, अब वो डॉक्टर नहीं भिक्षु बन गए। ये भाषा है इनकी, ये भाषा है इनकी कि बाबा साहब जिसके ध्वजवाहक थे उन दलितों को नरेंद्र मोदी मंदबुद्धि से कंपेयर करते हैं। ये भाषा है इनकी कि अमित शाह उस सदन में खड़े होकर कहते हैं अंबेडकर 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 रटने का एक नया फैशन चल निकला है। किस मुंह से बीजेपी बात करती है? बीजेपी की 17 राज्यों में सरकार है, मैं गलत हूं या सही हूं? 17 राज्यों में सरकार है, एक जगह भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? बीजेपी के कितने दलित अध्यक्ष हुए एक को छोड़कर? बंगारू लक्ष्मण को जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। संघ के कितने दलित सरसंचालक हुए? एक भी नहीं। दलित तो छोड़ दीजिए, ठाकुर और ब्राह्मण को छोड़कर एक दूसरी जाति का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह बात करेंगे बाबा साहब के सम्मान की। जो बोला है अमित शाह ने वो अक्षम्य अपराध है। हाथ जोड़कर देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनका सवाल पहले पूछूंगी, कराऊंगी आपके पास। दस साल से आप झुंझुना बजा रहे हैं बैठकर दिल्ली में। नरेंद्र मोदी को झुंझुना बजाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। लगातार कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है, किसका भला होगा? क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराते? क्यों उससे मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों संविधान को बदलने की बात करते हैं? क्यों नहीं कहते कि आप 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म कीजिएगा? बीजेपी की जलेबी कुछ लोगों को स्वीकार्य होगी, हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.